हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है उसामा मुबारक। वेलकम टू द लॉ कम्युनिकेंट्स। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 299 दैट वाज कल्पेबल होमिसाइड वो कवर किया था। हमने उसमें इलस्ट्रेशन के थ्रू, इंग्रेडिएंट्स के थ्रू, जो मेन इंग्रेडिएंट्स थे कल्पेबल होमिसाइड के वो जाने थे, और एक्सप्लेनेशन एंड एक्सेप्शंस की भी बात उसमें हुई थी। आपको हमारी वो वीडियो देखनी हो तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके बाद फिर इस वीडियो को, जो हम सेक्शन 300 है मर्डर का, इसको कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सेक्शन 300 दैट इज मर्डर। तो समझ लेते हैं कि मर्डर एग्जैक्टली होता क्या है। दोस्तों, मैं एक लाइन बोलूंगा, आप माइंड में प्रोसेस करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा मैंने क्या कहा, एंड ऑब्वियसली मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। द प्रीमीडिएटेड किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय अनदर पर्सन इज मर्डर। जब मैंने कहा प्रीमीडिएटेड, इसका मतलब यह है कि प्लान के तहत, एक प्लान को रखते हुए आपने मर्डर कॉज किया है। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी इंटेंशन फ्रॉम द आउटसेट, फ्रॉम द इंसेप्शन इतनी क्लियर थी कि आपको पता था जो आप एक्ट करने वाले हैं उससे डेथ कॉज होगी ही होगी। यही सेक्शन 300 में आज हम पढ़ने वाले हैं। व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, ये हम देखेंगे सेक्शन 300 के सेकेंडली से, थर्डली से और फोर्थली से। तो सेक्शन 300 के सेकेंडली में लिखा हुआ है, व्हेन द ऑफेंडर नोज दैट वॉट एवर द एक्ट ही इज गोइंग टू कमिट, उसके एक्ट से डेथ कॉज हो ही जाएगी। जो ये वर्डिंग लिखी हुई है द ऑफेंडर नोज, इसका मतलब यह है कि ऑफेंडर को पता है कि जो वो एक्ट करने जा रहा है उससे डेथ कॉज होना बिल्कुल निश्चित है, सर्टेन है। सेकेंडली में यही दिया हुआ है। थर्डली में ही सिमिलर नेचर की इंटेंशन दी हुई है। वो किस तरह से देखते हैं। थर्डली में दिया हुआ है कि the act of an offender is so sufficient in ordinary course of nature to cause death। क्या मतलब हुआ कि जो क्रिमिनल है, जो ऑफेंडर है, उसका एक्ट या उसकी एक्ट करने की जो इंटेंसिटी है या कोई प्रहारी वो कर रहा है वो इतना सफिशिएंट है, वो इतना सफिशिएंट है कि वो जब किसी को मारेगा या किसी पर अटैक करेगा उसको पता होगा कि मेरे ये अटैक करने से इन एवरी पॉसिबिलिटी डेथ कॉज हो जाएगी। ये थर्ड में दिया हुआ है। तो देखा आपने किस तरह से सेकेंडली में इंटेंशन की ग्रेविटी दी हुई है कि ग्रेविटी हल्के हल्के बढ़ रही है। और जब हम मर्डर की बात करते हैं तो इंटेंशन की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो मर्डर होता है। वहां पे ऑफेंडर को पता होता है कि डेथ कॉज होनी है अल्टीमेटली, तो वो मर्डर के अंदर आएगा। सेकेंडली देखा, थर्डली देखा, अब हम बात करते हैं फोर्थली की। फोर्थली पॉइंट में मर्डर के दिया हुआ है कि एक्ट इस तरह से किया ऑफेंडर ने, वो इतना इमिनेंटली डेंजरस था, इतने धारदार हथियार से किया और ऐसी नाजुक जगह पर किया कि उसका एक्ट को कोई कह ही नहीं सकता कि वो डेथ कॉज नहीं होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लिया कोई डैगर मेरे सीने में पेनिट्रेट कर दे और मेरे दिल के पार निकल जाए वो डैगर, वो चाकू, तो सबको पता रहेगा कि डेथ कॉज होनी ही होनी है। इलस्ट्रेशन देखिए इसका। मर्डर में जब इलस्ट्रेशन की बात होती है कि ए ने बी को डेथ कॉज करने की इंटेंशन फॉर्म की और इंटेंशन फॉर्म करने के बाद डेथ कॉज कर दी, और उस इंटेंशन का रिजल्ट ये हुआ कि बी मर जाता है। तो ए ने क्या किया, ए ने मर्डर किया है, क्योंकि उसकी इंटेंशन भी थी, उसके एक्ट से वो डेथ कॉज हुई है, तो वो मर्डर के अंदर आएगा। इस इलस्ट्रेशन से हम मर्डर की डेफिनेशन को भी कंस्ट्रू कर सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मर्डर के एक्सेप्शंस की। अब तक तो हमने ये देखा कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। अब हम ये देखेंगे एक्सेप्शंस में कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब नहीं होगा। इस बात पे एम्फेसिस करना है, और ये जुडिशियल एग्जाम्स के मद्देनजर रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक एक्सेप्शन को आपको इस वीडियो को रिपीट कर करके देखना है और समझना है कि इस वीडियो में क्या बताया गया है। दोस्तों, एक्सेप्शंस पे आने से पहले अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, आप ये देखेंगे कि जो डेली सोप्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, उसमें बालिका वधू एक सीरियल आता था, उसमें दिखाते हैं ना कैसे बहुत ड्रामेटाइज करते हैं उस सीरियल को, थोड़ा सा ड्रामेटाइज करके उसको दिखाते हैं कि कैसे गन शॉट एक ब्रेन पे लगता है सीधा और पेनिट्रेट कर जाती है पूरी बुलेट अंदर तक, और तब भी एक्टर्स जो हैं वो मतलब रिकवर कर जाते हैं और बच जाते हैं। पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप ये सोचिए कि किसी एक लेमैन से भी आप पूछे कि अगर उसने चाकू सीने में अंदर पेनिट्रेट कर दिया, जो हमारे हार्ट टिश्यूज़ को पेनिट्रेट करके गया है, या हमने दिमाग में ही गोली मार दी, 2-3 गोलियां मार दी, तो एवरी पॉसिबिलिटी 99.99% चांसेस है इंसान मर ही जाएगा। पर सीरियल्स में ऐसा होता है, वो थोड़ा ड्रामेटाइज करके दिखाते हैं उसको, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है।
तो हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शंस की, व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। तो दोस्तों आप ये देखिए, सपोज करिए मैं ऑफेंडर हूं, ठीक है, मैं ऑफेंडर हूं और सामने वाले ने मुझे प्रोवोक किया कि मैं उसको मारूं, या उसने नेचुरली भी प्रोवोक किया और मुझे गुस्सा आया, मुझे एग्रेशन आया और मैं उस पर प्रहार करने लगा। तो जब मैंने प्रहार करते टाइम उसकी डेथ कॉज कर दी, ठीक है, तो वो जो कल्पेबल जो मेरा एक्ट है वो मर्डर नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरी इंटेंशन थोड़ी थी, जैसे मर्डर में इंटेंशन होती है कि आपकी इंटेंशन होती है, आप एक एक्ट करते हो, मर्डर हो जाता है। पर यहां पे आपको प्रोवोकेशन मिला है सामने वाले से। जब प्रोवोकेशन मिला है तो आपकी इंटेंशन तो अपनी हुई नहीं ना, सामने वाले ने प्रोवोक किया, आपको गुस्सा दिलाया और आपने सामने वाले की डेथ कॉज कर दी। अब ये कंडीशन, 3 कंडीशन से समझते हैं जो एक्सेप्शन में मर्डर के प्रोवाइजो में दे रखे हैं। पहला प्रोवाइजो ये कहता है कि ऑफेंडर ने जानबूझकर ये प्रोवोकेशन सीक ना किया हो। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही ट्रिकी है कि प्रोवोकेशन, अगर मैं ऑफेंडर हूं और मैंने जान के ये प्रोवोकेशन मांगा सामने वाले से कि आप मुझे प्रोवोक करिए जिससे मेरे पास ये एक्सक्यूज आ जाए कि मैं आपको मार सकूं, तो जब मेरा ट्रायल चलेगा तो मैं एक्सक्यूज की तरह कहूंगा ना कि मुझे तो प्रोवोकेशन मिला था तो मैंने मार दिया, तो मुझे तो मर्डर नहीं फिक्स होना चाहिए, मेरे ऊपर तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड की धारा लगेंगी, तो मैं एक्सक्यूज ले सकता हूं। तो कहा है कि पहले प्रोवाइजो में कि ऑफेंडर इज नॉट सीकिंग द प्रोवोकेशन वॉलंटरीली, जानबूझकर एक्सक्यूज लेने के लिए मारने का आपको प्रोवोकेशन सीक नहीं करना है सामने वाले से, तभी आपका मर्डर जो होगा कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, एंड कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। अच्छा, सेकंड प्रोवाइजो बात करता है कि कोई इंसान पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी लॉफुल ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहा है, लॉफुल ड्यूटीज डिस्चार्ज करते समय उसने आपको मारा और आपने सडन आप प्रोवोक हो गए, आपने उसको मार दिया, तो वो मर्डर हो जाएगा। पर आपने जानबूझकर ऐसा ना किया हो, आपने जानबूझकर प्रोवोकेशन ना लिया हो ये एक्सक्यूज लेने के लिए कि आपको डेथ कॉज करनी है। थर्ड प्रोवाइजो में देखेंगे, या फिर ये देखें कि पब्लिक सर्वेंट जब लॉफुल एक्सरसाइज करता है ड्यूटी की, या वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ही इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, आपने उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस तरह से लिया कि आपने उसको बहाना बनाया कि वो प्रोवोकेशन मिल रहा है आपको, और जब वो सामने वाला इंसान अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर रहा है और आप प्रोवोक हो रहे हैं, जितना नेचुरल इंसान प्रोवोक होता है तब तक तो ठीक है, पर आप जरूरत से ज्यादा प्रोवोक होना, आपने प्रिटेंड किया, आपने नकली तौर पे दिखाया कि आप प्रोवोक हो रहे हैं और आपने सामने वाले पब्लिक सर्वेंट की डेथ कर दी, हालांकि वो अपनी पब्लिक ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहा था, और आपने डिफेंस लेने के लिए, एक्सक्यूज लेने के लिए उसकी डेथ कॉज कर दी, तब भी वो मर्डर होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, मतलब कि ऑफेंडर जब तक ये ध्यान रखेगा कि उसने जानबूझकर प्रोवोकेशन नहीं लिया है, तब तक कि उसका मर्डर जो होगा, कल्पेबल होमिसाइड जो होगा, वो मर्डर में नहीं फॉल करेगा। तो ये 3 प्रोवाइजो एक्सेप्शन 1 में दिए हुए हैं। दोस्तों, जो सेकंड एक्सेप्शन बात करता है उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। एक्सेप्शन 1 में थोड़ा सा केस लॉ को और समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें नवल ऑफिसर होता है, नवल ऑफिसर की शादी हुई होती है, तो वो अपने नवल जो एकेडमी होती है उनके काम से उनको बाहर जाना पड़ रहा होता है, तो वो जा रहे होते हैं, अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर जाते हैं। इनके 3 बच्चे होते हैं, तो ये कहकर जाते हैं कि मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैं बाद में लौटूंगा। तब वो अपना काम करके, अपने प्रोजेक्ट वर्क पे काम करके जब वो लौट के आ रहे होते हैं अपने मिशन से, तो उनकी वाइफ होती हैं, वो ये बताती हैं कि वो किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं। वो ये सबमिट करती हैं, तो KM नानावटी उनकी बात सुनते हैं और उनके सुनने से ये लगता है कि ही इज़ रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन नॉर्मली, उनको कोई गुस्सा नहीं है, कोई एग्रेशन नहीं है, ना वो इस बात से प्रोवोक हुए। पर जब उनकी बीवी ने ऐसा उनको बताया, तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं अपने शिप पर, वहाँ से रिवॉल्वर कलेक्ट करते हैं और ये श्योर करते हैं कि रिवॉल्वर कलेक्ट करने से पहले वो अपने बीवी बच्चों को मूवी थिएटर में छोड़ के आ जाते हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। जो भी उनके माइंड में चल रहा होता है, जो भी एक्शन वो लेने वाले होते हैं, वो लेते हैं। अब देखिए करते क्या हैं वो दोस्तों, वो अपने नवल जो शिप होता है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पूरी फॉर्मेलिटी होती है। अगर उनको बाहर ले जानी होती है रिवॉल्वर, सेमी ऑटोमेटिक रिवॉल्वर वो इशू कराते हैं अपने नाम पे और उसकी फॉर्मेलिटी भी पूरी करते हैं। बीवी बच्चों को भी मूवी थिएटर में छोड़ते हैं और वो गन लेकर आते हैं और जो पैरामोर होता है, जो उनकी वाइफ का लवर होता है, उसके घर पहुंचकर
उसको शूट कर देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन इसमें ये उठता है कि जो हमने अभी जनरल ये जो आपका एक्सेप्शन पढ़ा 1 मर्डर का जो एक्सेप्शन पढ़ा, ये कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि इनका केस एक्सेप्शन 1 में फॉल करेगा नहीं करेगा। क्या बीवी का किसी और मर्द के साथ अफेयर में, लव अफेयर में मुब्तला होना या एंगेज होना, क्या ये प्रोवोकेशन देता है नवल ऑफिसर को, जो उनके हस्बैंड थे, कि वो उस इंसान को मार दें? तो कोर्ट ने ये इसमें ट्राई किया, ये देखना चाहा कि जो प्रोवोकेशन है, एक तो होता है कि किसी ने मुझे भड़काया और मैं भड़क गया और मैंने सामने वाले की डेथ कर दी किसी भी वजह से। पर इस केस में क्या हुआ कि जब उनको ये इंफॉर्मेशन मिली कि वो उनकी वाइफ किसी और के साथ इन्वॉल्व है लव अफेयर में, उसके बाद से वो अपने बीवी बच्चों को थिएटर में छोड़ते हैं, फिर वो शिप पे जाते हैं, तो एक सर्टेन अमाउंट, एक वक्फा बीत जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो कोर्ट के पास ये एक रीज़न होता है कि इतनी देर तक प्रोवोकेशन सस्टेन नहीं कर सकता है। अब आदमी गुस्से में आएगा तो ठीक है, 1 घंटा गुस्से में आ जाएगा, आधे घंटा आएगा, 1.5 घंटा आएगा, तो वो एक टाइम होता है जहाँ पे वो शिप पे पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, रिवॉल्वर इशू कराते हैं, फिर जाके मारते हैं। इतनी देर में तो गुस्सा ही ठंडा हो जाता है। तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले मैटर चला, जूरी ने डिसाइड किया, उनके फेवर में दिया कि उनको छोड़ देना चाहिए। पर जज तो जो थे इस केस में, उन्होंने इसको हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया ये केस। तो हाई कोर्ट ने अपना इस पे फैसला दिया और ये कहा कि नवल ऑफिसर जैसे कैडर का इंसान, जो बहुत ही प्रूडेंट पर्सन है, जो एक ऐसा इंसान नहीं है जो फौरन ये बच्चे की तरह गुस्से में आ जाए और एक मतलब बिना कॉन्सिक्वेंस को सोचे एक एक्ट कमिट कर दे। तो दोस्तों हाई कोर्ट ने ये ग्रेविटी को मेजर किया और ये सोचा कि जब इतना वक्फा मिल गया, इतना टाइम मिल गया, प्रोवोकेशन में वो रहे, पर उनके जो प्रोवोकेटेड फीलिंग्स थी वो नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए थी। जब वो मारने गए थे, वहाँ तक पहुँचने तक वो नॉर्मल हो जानी चाहिए थे, पर फिर भी उन्होंने मारा। तो कोर्ट ने उसको बहुत गहराई से लिया और उनके ऊपर जो है सेक्शन 299 इन्फ्लिक्ट कर दिया और मर्डर में उनको चार्ज किया। तो दोस्तों सेक्शन 299 और मर्डर को तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कंपेयर करेंगे जब डिफरेंस जानेंगे। पर इसमें मर्डर के अंडर स्पेसिफिकली चार्ज किया था के.एम. नानावटी को हाई कोर्ट ने। तो दोस्तों देखा कैसे एक्सेप्शन 1 प्रोवोकेशन को कोर्ट ने ये डॉक्ट्रिन यूज करते हुए इसका जजमेंट हाई कोर्ट ने दिया। तो दोस्तों आज अब बात करते हैं एक्सेप्शन 2 की। एक्सेप्शन 2 बात करता है गुड फेथ की। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या कोई नॉर्मल इंसान भी अगर अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर रहा है और गुड फेथ में एक्सीड कर रहा है कि उसकी कोई इंटेंशन नहीं है किसी को मारने की, कोई मेलिशियस इंटेंशन नहीं है, और वो एक्सीड कर देता है गुड फेथ में और किसी इंसान को मार देता है, तो उसका जो एक्ट है वो जस्टिफाइड है, वो मर्डर में फॉल नहीं करेगा। दैट वुड बी कल्पेबल होमिसाइड। अब एक्सेप्शन 3 की बात करते हैं। एक्सेप्शन 3 में लिखा हुआ है कोई पब्लिक सर्वेंट व्हेन ही इज डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज और ही इज कंप्लाइंग द लॉ, और उस लॉ की ड्यूटी डिस्चार्ज करते समय उस पब्लिक सर्वेंट के किसी से स्कफल हो जाती है, झगड़ा हो जाता है और वो अपनी पावर्स को एक्सीड कर देते हैं, और उन एक्सीड करने की वजह से वो सामने वाले इंसान की डेथ हो जाती है, तो उस केस में भी कल्पेबल होमिसाइड विल नॉट बी मर्डर। ठीक है, ये एक्सेप्शन 3 है। एक्सेप्शन 4 की बात करते हैं। एक्सेप्शन 4 में एक हीटेड पैशन शो किया है। हीटेड पैशन में क्या है कि आप देखें, जैसा एग्जांपल है अफ्रीका, 2 लोग लड़ पड़े, कॉमन इंटेंशन कॉमन सेम टाइम पे फॉर्म हुई दोनों की, और दोनों लड़ पड़े और हीटेड पैशन में लड़ाई करने लगे, तो उन दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है। तो इस केस में भी जिस इंसान की डेथ हुई है वो तो मर ही जाएगा, पर जिस इंसान ने डेथ कॉज की है उसका जो केस है वो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा, क्योंकि हीटेड पैशन था और दोनों की कॉमन इंटेंशन फॉर्म हुई थी। तो ये नहीं कह सकते कि किसने पहले इंटेंशन फॉर्म की थी। इसका जो एक्सप्लेनेशन है इस एक्सेप्शन का, ये भी दिया हुआ है, इट हार्डली मैटर्स, डजंट मैटर कि हु फॉर्म्स द इंटेंशन फर्स्ट, कि किसने इंटेंशन पहले फॉर्म की, ये ट्रायल चलते समय कोर्ट कंसीडर नहीं करेगा। दोस्तों एक्सेप्शन 5 की बात करते हैं, विच इज द लास्ट एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 300। वो बात करता है एज के बेसिस पर। वो क्या कहता है कि सपोज करिए मैं 18 साल का व्यक्ति हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, और डॉक्टर साहब मुझसे कहते हैं कि आपके दिल में एक छेद है और आपकी सर्जरी होनी है, या तो आपका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो वो आपकी कंसेंट दे, आपके बिहाफ पे अगर कोई नहीं है तो आप ही कंसेंट दे सकते हैं, क्योंकि आप मेजोरिटी की आपकी एज है, आप बालिग हैं, तो आप खुद कंसेंट दें कि अगर सर्जरी के दौरान आपकी डेथ हो जाती है तो फिर डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है।
मतलब डॉक्टर को मर्डर के लिए लायबल नहीं किया जाएगा। तो ये कंसेंट आपको देनी होती है। पर उन केसेस में जहां 18 साल से कम की उम्र होती है, अगर उस केस में आप कंसेंट देते हैं अपनी, और कंसेंट देने के बाद आपकी डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर को मर्डर के लिए लायबल कर सकते हैं। क्यों? वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि डॉक्टर को तो ये पता था ना कि आप नाबालिग हैं, आप माइनर हैं, तो माइनर की कंसेंट डॉक्टर नहीं ले सकता। तो जनरल एक्सेप्शन में एक्सेप्शन 5th के अंदर जो लास्ट एक्सेप्शन है, यही बताया गया है कि कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द पर्सन हु इज गिविंग द कंसेंट ही इज ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज एंड ही इज मेजर। तो दोस्तों ये 5 एक्सेप्शन थे मर्डर के। तो मर्डर में हमने ये देखा कि एक्सेप्शन किस तरह से यूज़ हुए हैं, और सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली में इंटेंशन कितने ग्रेवर लेवल पे बढ़ती गई और फॉर्म हुई है। और एक इंसान जब एक्ट करता है और डेथ कॉज करता है, तो इंटेंशन का कितना बड़ा रोल होता है व्हेन इट कम्स टू मर्डर। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट on this video and ask your queries as much as you can. Thank you. और हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी डिफरेंस पर सेक्शन 299 और 300 के। Stay tuned.